क्या है ये? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? मेरे में एक कभी और है। कौन सा? वो होगा ऐच्छिक ना, विविध प्रश्नावली। नहीं, अभी एक पूरा चैप्टर बचा है। कहाँ बचा है? अरे 2.2 है। 2.2 है। हाँ, उसके बाद अच्छा हाँ, विविध प्रश्न विविध है ना, तो जो पीछे के सवाल है उसी के मिसलेनियस है ना इसमें। अच्छा ठीक है, इसको करना, फिर जो नहीं आएगा फिर पूछना। तब तक हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था ना। तो बहुपद में हमने सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले समीकरण पढ़े थे। अब उस एक चर वाले में कौन कौन से थे? रैखिक भी थे, दो घात वाले थे, तीन घात वाले थे और चार घात वाले थे। यहाँ तक कि हमने 5 घात वाले भी सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिनकी पावर क्या होती है? एक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सबसे पहले तो हम वहां पे जो चर होंगे, चर की जो घात होगी, दिखाई दे रहा है ना? चर की जो घात होगी वो एक होगी। जब किसी भी बहुपद की घात एक होती है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे चर की घात एक है, साथ में कितने चर होंगे? दो चर होंगे। अब वो चर क्या हो सकते हैं? एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकते हैं, या ए और बी भी हो सकते हैं। मतलब कि कुछ भी होगा, वहां पे दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इस तरह का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, चूंकि क्या है? समीकरण है, तो ये हो जाएगा 0। जहां पे जो ए है, ए बी एंड सी, ये सब क्या है? ये सब है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं रियल नंबर्स बोलते हैं ना। मतलब कि अब वहां पे अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर क्या है? 1, 2, 3 हो सकता है, √2, √3। ये तो सारे क्या है? परिमेय है, और ये दोनों अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने उसमें द्विघात बहुपद में पढ़ा था, द्विघात समीकरण में पढ़ा था कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर यहाँ पे किसी भी स्थिति में, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करें? यहाँ पे a बराबर कितना है? 2 है, और b बराबर 3 है। कंडीशन दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। a जो है कभी 0 नहीं हो सकता और b भी कभी 0 नहीं हो सकता। सपोज करो अगर इसको हम 0 कर दें तो क्या होगा? 0 कर देंगे तो क्या होगा? दो चर वाले भाई अगर किसी भी एक टर्म को 0 कर दे, चलो यहाँ पे a को हम क्या करते हैं? 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3y प्लस 4 बराबर 0। भाई हमने इसको 0 जब किया तो कितना हो गया? यहाँ पे 3y बराबर -4। अब ये कहा? ये तो भाई एक चर का समीकरण बचा ना। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या करें? 0x प्लस यहाँ पे 0y प्लस 4 कर दें, ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया प्लस 4। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट बचा ना, तो हमारा ये फिर कोई मतलब रैखिक समीकरण नहीं रहेगा ना। इसीलिए a और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो आगे कुछ इसके जो है किसी भी रैखिक समीकरण को जब हल किया जाता है तो उसके दो मान निकल के आते हैं ना। एक तो x की वैल्यू निकलती है और एक y की वैल्यू निकलती है। तो जो x और y की वैल्यू होती है वही उस समीकरण का मान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब इसके दो मान आएंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे x बराबर अल्फा आ गया और y बराबर बीटा आ गया। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा क्या होगा? ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। ये तो होगा। यस सर।
ये तो होगा भाई, यहाँ पे अगर x का मान अल्फा है और y का मान बीटा, मतलब इससे जो दो मूल हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे x बराबर अल्फा है, हमने यहाँ पे x बराबर अल्फा रख दिया। दूसरे में b बराबर क्या है, y बराबर आया था बीटा, हमने यहाँ पे बीटा रख दिया। और c जो हमारा कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम ऐसे रख देंगे, तो ये निकल के आएगा उसका मूल। ठीक, फिर है दो युगपत समीकरणों का हल। ठीक है, युगपत मतलब समझ रहे हो ना, ठीक उसी प्रकार के जैसे यहाँ पे दो युगपत समीकरण, दो युगपत समीकरण। यहां पे पहला समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे युगपत समीकरण। ठीक है, फिर एक आता संगत युग्म और असंगत युग्म। ठीक है, तो संगत युग्म वो होते हैं कि जिसके हल संभव होते हैं। ठीक है, जिसके हल संभव होते हैं उसे हम बोलते हैं संगत युग्म, और जिसके हल संभव नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं असंगत युग्म। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका जो ग्राफ होता है कैसे बनता है। ठीक, मतलब इसका जो समीकरण होता है उसके हल का आलेखीय निरूपण करें अगर हम, रैखिक समीकरण और उसके हल का आलेखीय निरूपण। रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, रैखिक समीकरण होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में बनता है ना, एक सीधी रेखा में। सपोज करते हैं ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ बनता था ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, या फिर ऐसे बनता था, हमेशा एक सीधी रेखा में होता था ना। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे दो समीकरण है ना, एक तो समीकरण क्या है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इसकी तीन स्थितियां बनेंगी ना, तीन स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या है, इसका जो ग्राफ होगा, ये जो है भाई, इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहले का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटेगा। यहाँ पे मतलब कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर सीधी रेखा है, सपोज करते हैं ये दो सीधी रेखा, ठीक है, अब ये बताओ एक दूसरे को कितने बिंदु पे काट सकती है, एक दूसरे को एक बार में कितने बिंदु पे काट सकती है। इसको कहीं पे तोड़ा मरोड़ा या टेढ़ा ना किया जाए तो, अगर ऐसे काटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे काटेंगे, ऐसे काटेंगे तब भी, ऐसे काटेंगे तब भी, हमेशा एक ही बिंदु पे काटेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, किसी एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे ना, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इसको वैसे कर देते हैं, मान लेते हैं ये जो है पहले वाले का है और ये जो है दूसरे वाले का है, तो देखो यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहे हैं ना। दूसरा क्या है, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो उसका जो बनेगा ग्राफ वो ऐसे बनेगा, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पे ये जो क्या कर रहे थे, पी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये था हमारा लाइन 1, ये था लाइन 2, और ये क्या है L1 और L2। ये जो क्या है समांतर है ना, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि बिना टच किए हुए, बिना एक मतलब कांस्टेंट दूरी बनाए हुए,
इनके बीच की जो दूरी है हमेशा मतलब क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। जब बदलेगी नहीं तो इसका मतलब वो कहीं पे काटेंगे नहीं। तीसरा क्या है, संपाती हो। संपाती का मतलब समझते हो, पता है किसी को? नहीं पता। संपाती का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर से, एक दूसरे के ऊपर से। संपाती का ये ऐसे समझ लो, ये हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई, ठीक। यहाँ पे ये था L1, ठीक। अब जो दूसरी रेखा होगी, दूसरे समीकरण का जो ग्राफ खींचने के लिए जो रेखा बनेगी, वो भी इसी के ऊपर से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये बताओ, ये हर एक बिंदु पे काट रहे हैं ना? हर एक बिंदु पे काट रहे हैं ना। अब देखो इसके आधार पे हम क्या कहेंगे, इसका एक हल संभव होगा ना। यहाँ पे एक्स और वाई के एक मान निकलेंगे ना, क्योंकि जिस बिंदु पे काट रहे हैं वहां पे निकलेंगे। यहाँ पे नहीं, क्योंकि कहीं पे काट ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे अनंत हल होंगे, क्योंकि ये क्या हर बिंदु पे तो काट रहे हैं ना। हर बिंदु पे काट रहे हैं तो इसके अनंत हल होंगे ना। इसका ग्राफ, इसका उतार लो, ये लो।